कल की क्लास में हम लोगों ने जो है एनवायरनमेंट में वो टॉपिक देखा था जिसके अंदर ये था कि भाई जो फॉरेस्ट के हमारे टाइप्स होते हैं उसके टाइप्स के बारे में आप लोगों को याद होगा, हमने स्टडी स्टार्ट किया। अब उसी में से नेक्स्ट जो हमारा शुरू होगा वो फॉरेस्ट के ही हमने टाइप शुरू किए हुए थे। मैंने आपको इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं अभी हमने उनको स्टार्ट नहीं किया था कि इंडिया के फॉरेस्ट जो है क्या है, उनके नाम कहाँ पे मिलते हैं, वो सब अभी हमने शुरू नहीं किया था। अभी हमें वो वाला टॉपिक करना है स्टार्ट, ठीक है। तो वो अभी हम करेंगे। पहले हम एक बार मैं आपको जो है याद दिला दूं कि हम लोगों ने पूरा जो है कॉनिफेरस फॉरेस्ट की जो है वो मिलते हैं कहाँ पर है, और टेम्परेट फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इन तीनों में डिफरेंस जाना था और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं सीधा हम ना वही टॉपिक जो है सबसे ज्यादा उठाने वाले हैं जो एग्जाम में मैक्सिमम पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो भाई आपको फोकस करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आपको सबसे ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है। तो पहला तो आपने फॉरेस्ट करना है, ठीक है। और इंडिया में कौन से टाइप्स के फॉरेस्ट मिलते हैं ये हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में कवर करेंगे। मैं आपको ये पूरा टॉपिक ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में कवर कराऊंगी, विच विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको तो आप हेडिंग बना लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की, क्योंकि आना ही आना है इस एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो भाई एक, अब कल जो है आपको मैंने लिखवाया था जिसके अंदर पूरा वो चार्ट वार्ट बनाया था हम लोगों ने। उस चार्ट में हमने सबसे पहले क्या लिखा था, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में हमने पहला क्या लिखा था, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के बाद हमने, आपको याद होगा मैंने जो लिखवाया था वो था हमारा ग्रासलैंड, ठीक है। तो सेकंड जो है इसमें हेडिंग बनाएंगे आप वो है ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो वो सेकंड टॉपिक आपका होना चाहिए ग्रासलैंड्स, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ के रीजन होते हैं, इनसे पूछा जाता है। ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, ग्रासलैंड्स इंडिया में यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर जो है ना वो जो हमारा हाई हिमालयास बने हैं सिर्फ वहां मिलते हैं। इंडिया में ग्रासलैंड्स की जो है वो मिलने की नहीं, लिख लो इस चीज को, इंडिया में यू आर ओनली फाइंडिंग ग्रासलैंड सिर्फ और सिर्फ हाई हिमालयन रीजन के पास, ठीक है। बाकी और कहीं पर भी ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्रासलैंड्स हैं इनका क्या रोल है या इन पे क्या क्वेश्चन सीधा बन सकता है, वर्ल्ड में कौन कौन से ग्रासलैंड्स कहाँ पे मिलते हैं उसको देखेंगे। तो आपको कैसे पढ़ना है इसका, एक ऐसा एरिया होता है, ग्रासलैंड्स क्या होता है, एक ड्राई एरिया होता है किसका, लैंड का, जिसपे आपको ग्रासेस मिलती है, ठीक है। ग्रासेस, इसमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज नहीं मिलते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे से ट्रीज मिलते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रासलैंड, ठीक है। जिसमें से पहला ग्रासलैंड होता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। नाम से आप लोग अब थोड़ा बहुत समझने लग गए होंगे, ग्रासलैंड समझ गए जो कि ग्रास वाले एरियाज है, एंड ट्रॉपिकल आप लोग समझ गए होंगे ये वहां एरिया से मिलते हैं जहां वार्म रहता है, जहां पे रेनफॉल बहुत कम आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स क्या हो गए, जो कि ड्राई है एंड वार्म है, ठीक है। जिनमें जो रेनफॉल है वो लेस देन 50 या फिर मतलब वो रेनफॉल जो है 50 से 130 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, ज्यादा यहाँ पर रेनफॉल नहीं रहती है, ठीक है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ग्रासलैंड के दो टाइप हो गए, एक तो हो गया ट्रॉपिकल और दूसरा हो गया टेम्परेट। अब आपको मैंने कहा था नाम से समझना शुरू करो, ट्रॉपिकल का मतलब हो गया वार्म, वार्म एरियाज में मिलते हैं, टेम्परेट का मतलब हो गया कोल्ड एरियाज में मिलते हैं, ठीक है। तो वार्म एरियाज में आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल वाले जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, और टेम्परेट वाले आपको कोल्ड में मिलेंगे, सीधा सा इसमें ये पढ़ने वाला है। टेम्परेट जैसे कि कोल्ड विंटर्स आते हैं जहां पर बहुत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा अच्छे खासे से टेम्परेचर पहुंच जाता है, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैं आपको वर्ल्ड के ग्रासलैंड के बारे में बता देती हूँ, कौन सा ग्रासलैंड आपको वर्ल्ड में कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये लिखो इसमें, वर्ल्ड में मैं आपको वर्ल्ड का मैप शो कर रही हूँ, उसमें आपको समझना है कि कहाँ पर आपको ग्रासलैंड मिलेगी। देखिए भाई ये वाला टॉपिक है यहाँ पे, ये है वर्ल्ड का मैप। अब आपको लिख लीजिए कि कहाँ पे टेम्परेट मिलते हैं, कहाँ पे कौन से मिलते हैं। सबसे पहले ग्रासलैंड जो है वो आपको मिलेंगे सबसे पहले यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका पे।
नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड्स हैं यूएसए, इनके ग्रासलैंड्स को कहते हैं प्रेयरीज। लिख लो, यूएसए और नॉर्थ अमेरिका की ग्रासलैंड को हम क्या बोलते हैं? प्रेयरीज, पहला। फिर आप आओ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एरिया आता है जिसका नाम है, यहाँ पे तीन मतलब दो तरीके के मिलते हैं, पैम्पास एंड लानोस। पैम्पास मिलेंगे यहाँ पर अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में मिलते हैं पैम्पास, PMPAS, सीधा क्वेश्चन आता है, नाम पूछ लिए जाते हैं। और ये है टेम्परेट ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पर कोल्ड ज्यादा होती है। ठीक है, और ऊपर की तरफ पड़ता है, यहाँ पर मैं आपको लोकेशन अभी दिखाऊंगी, यहाँ पे पड़ता है वेनेजुएला। नाम सुना होगा, यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस भी आया था, यहाँ पे महंगाई बहुत बढ़ गई थी कुछ समय पहले। तो वेनेजुएला यहाँ पे पड़ता है। एंड वेनेजुएला की हम जो ग्रासलैंड्स हैं उनको क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, लानोस, लानोस। और ये इक्वेटर के पास पड़ता है, इसलिए ये क्या है? ये है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में ये पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, वेनेजुएला। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक जगह जानते हैं ब्राजील, जो कि इसी में पड़ता है। मैं दूसरे कलर से मार्क कर देती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाए। यहाँ पे पड़ता है ब्राजील। ब्राजील में मिलने वाले जो ग्रासलैंड्स हैं उनका नाम क्या होता है? लिखिए, कैंपोज। ठीक है, और ये भी ट्रॉपिकल है क्योंकि ये भी इक्वेटर के पास है, इक्वेटर यहीं से निकलता है, इक्वेटर ब्राजील से ही क्रॉस करता है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। ठीक है भाई, ये आपको यहाँ तक समझना है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के बारे में। अभी बाकी लोग म्यूट रखो, जब तक उनको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है म्यूट ही रखो, शोर आ रहा है किसी के पीछे से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। पहला आपने क्या याद रखा? यूएसए का प्रेयरीज। ठीक है, ये भी टेम्परेट है क्योंकि ये इक्वेटर के काफी ऊपर है। और बाकी जो आपने लिखे हैं ये वेनेजुएला एंड कैंपोस, ये दोनों ही ट्रॉपिकल है, बिकॉज ये कहाँ मिल रहे हैं? ये वार्म एरिया। अर्जेंटीना नीचे की तरफ पड़ता है तो यहाँ पे सन की रेज डायरेक्शन में ही पड़ती हैं, इसलिए ये टेम्परेट ग्रासलैंड हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे दो कॉन्टिनेंट। पहली कॉन्टिनेंट आपको पता है ये वाली कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लिखे। दूसरे आपने मेन यहाँ पे किसके लिखे? साउथ अमेरिका। अब तीसरे आएंगे हम अफ्रीका और बाकी जगह। ठीक है, पहले हम ऑस्ट्रेलिया कवर कर लेते हैं, ये आपको पता है छोटा सा है ये ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कोई आप में से मुझे बताएगा ये क्या है जो मैंने अभी सर्कल किया ऑस्ट्रेलिया के साथ? मुझे टेक्स्ट चैट बॉक्स में बताओ जरा, ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैंने लिखा है ये क्या चीज है? कोई आप में से बता पाए कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैंने लिखा हुआ है वो क्या है, वो जो मैंने सर्कल किया? हाँ भाई, टेक्स्ट करके बता दो, अनम्यूट करके, जिसको जैसा समझ में आए, जैसे मर्जी सही लगे। यस आबिद, करेक्ट, ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, आप शायद न्यूजीलैंड लिखना चाहते होंगे, स्पेलिंग गलत लिख दी, ये है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको क्या मिलेंगे? लिख लीजिए कि इस पूरे एरिया में व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड। देखो, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में आपको जो है जिसका नाम है, यहाँ पे मिलेंगे आपको डाउन्स। ठीक है, डाउन्स मिलेंगे। और न्यूजीलैंड में इसका अलग नाम रखा गया है, नाम है कैंटरबरी, कैंटरबरी। तो ये आपको ग्रासलैंड्स मिलेंगे इधर। और आप अंदाजा लगा सकते हो ऑस्ट्रेलिया ठंडी एरिया है, ठंडा कॉन्टिनेंट है, तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया जो है वो न्यूजीलैंड ये टेम्परेट ग्रासलैंड के एग्जाम्पल है। जो आप कुछ नहीं है, इसको टॉपिक में बहुत इजी है समझना। जो एरियाज इक्वेटर के पास पड़ते हैं तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहेंगे, और जो एरिया इक्वेटर के पास नहीं है, उससे दूर है, तो इसका मतलब वहां पे सन की रेज सीधी नहीं आती है,
तो वहां पे ठंड होती है, इसलिए वो क्या हो जाएंगे, टेम्परेट। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों हो जाएंगे टेम्परेट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ये टेम्परेट। ठीक है भाई, हमारे 3 कॉन्टिनेंट हो गए हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में कि ग्रासलैंड का जो टॉपिक है उसी में एशिया और अफ्रीका अभी हमने ये कवर नहीं किया। एंटार्क्टिका में नहीं है, ये नीचे एंटार्क्टिका है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आप आइए वापस से ऊपर वाले टॉपिक पे, जो ये यूरोप और अफ्रीका है। देखिए भाई, अफ्रीका में आते हैं, अफ्रीका में इसका नाम होता है सवाना। ठीक है, सवाना इसको अफ्रीका में जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ वाले रीजन सवाना। ठीक है, ये अफ्रीका है। और आप जैसे कि देख सकते हो कि ब्राजील और वेनेजुएला के भी ट्रॉपिकल थे क्योंकि इक्वेटर के पास, ऐसे ही अफ्रीका के भी ट्रॉपिकल है, तो ये भी ट्रॉपिकल में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, यस रेडमी, आप अपना नाम से नाम चेंज कर दो, अब मुझे नाम भी पता रहे आपका क्या है, रेडमी। तो लार्जेस्ट ग्रासलैंड सवाना है, बिल्कुल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एरिया में फैले हुए हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं। ठीक है, सवाना ग्रासलैंड टाइप। आमिर है नाम, ठीक है, नाम चेंज कर दो अपना साइड में, या मैं ही चेंज कर देती हूँ आपका नाम। चलो तुमने ही कर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आओ भाई एशिया, ये आपको पता है ये है एशिया, और ये रहा हमारा इंडिया। ठीक है, एशिया में हमें कौन से मिलते हैं, लिख लीजिए, स्टेपीज। एशिया में मिलते हैं स्टेपीज। ठीक है, ये स्टेपीज जो है ये आपको ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, रशिया की साइड। ठीक है, तो रशिया आपको पता है कि ठंडा एरिया है, तो जो स्टेपीज हैं ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे टेम्परेट ग्रासलैंड्स का। तो बेसिकली आपने ये देखा कि सारे टेम्परेट हैं, बस कौन सा नहीं है, जो मैंने ये लिखा ना, ये वाला वेनेजुएला, ब्राजील वाला, और ये सवाना वाला, इन 3 को छोड़ के सारे के सारे टेम्परेट हैं। 3 है सिर्फ ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब जो इक्वेटर के पास पड़ते हैं, बाकी सारे के सारे क्या है, टेम्परेट है। ये आपको पढ़ना है ग्रासलैंड्स के टॉपिक, ये होते हैं ग्रासलैंड्स। ठीक है, जिन पे क्वेश्चन होते हैं, सीधा पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में आपको नाम दे देंगे, आपको आइडेंटिफाई करना है खुद से, कहाँ पे क्या चीज बनी है, आपको खुद से आइडेंटिफाई करके लिखना है कि क्या चीज वहां पे बनी है। ऐसे क्वेश्चन उत्तर पूछा जाए। बाकी टेम्परेट कौन सा है, ट्रॉपिकल कौन सा है, इस पे बन सकता है एक आधा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थे हमारे सेकंड वाले। जो हमने फर्स्ट पहले कवर किए थे वो कौन से थे, वो हमने कवर किया फॉरेस्ट के बारे में। सेकंड आपने क्या कवर किया, ग्रासलैंड्स। ठीक है, तो ये है इसकी टाइप्स। ग्रासलैंड के बाद हमारा आता है डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे आप डेजर्ट का टॉपिक। वैसे मैं आपको एक मैप फुल फ्लेज भी दिखा देती हूँ भाई, इस मैप में भी देख लो आप लोग। यूएसए वाले का क्या नाम है, फटाफट बताओ, यूएसए वाले ग्रासलैंड्स का नाम क्या था, जल्दी जल्दी लिखो भाई, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। यस इकरा करेक्ट। बाकी भी रिस्पॉन्ड करो, फटाफट किया करो, मुझे लगे कि भाई तुम लोग भी एक्टिव हो क्लास में, धीरे धीरे रिप्लाई मत किया करो। यस प्रेयरीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएंगे, ये वाला है, आपको मैंने बताया ब्राजील बताया, वेनेजुएला बताया, ये रहा अर्जेंटीना। तीनों को लोकेशन सबको दिख रही है, ये देख लो भाई, जूम भी कर दिया है, तीनों की लोकेशन आपको यहाँ पर विजिबल होगी। ये रही, वेनेजुएला के भी बताए, ब्राजील के कैंपोज, अर्जेंटीना के, तीनों के हमने अभी लिखे हैं, ये रही तीनों की लोकेशन, यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है,
उसके बाद आए आप अफ्रीका में, ये देख लो भाई अफ्रीका की लोकेशन सब लोग, ये मैप है, अफ्रीका में सवानाज है, ठीक है। फिर आओ इधर रशिया की तरफ, रशिया में बताया था एशिया में कौन से हैं, स्टेपीज। और फिर आओ इधर ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये पढ़ा था हमने, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, आपको दिख रहा है सामने, ये रहा ऑस्ट्रेलिया डाउन्स। और ये मैंने बताया था न्यूजीलैंड, ये रहा साथ में उसके, ये कौन सा है, कैंटरबरी। एग्जैक्टली। तो ऐसे आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये है लोकेशन जो अभी हमने पढ़ी थी। तो दैट्स हाउ यू हैव टू कंप्लीट योर ग्रासलैंड। इसमें ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ग्रासलैंड के बाद आपने, जैसे ये ग्रासलैंड हमने शुरू किए थे कि कहाँ पे क्या चीज मिलती है, ग्रासलैंड के बाद थर्ड हमें क्या पढ़ना है, डेजर्ट, ठीक है। ग्रासलैंड के बाद क्या आएगा, डेजर्ट। डेजर्ट वो एरिया है जहां पे आपको पता ही है कि यहाँ पे पानी नहीं आता है, रेनफॉल नहीं आती है, जहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो लेस देन 25 सेंटीमीटर आती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब बहुत हॉट रीजन होती है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा हॉट रीजन कहलाते हैं। ये आप कह दो कि ये वहां पे आते हैं जो रेन शैडो जोन है, जहां पे रेन की सिर्फ शैडो पड़ती है, रेन आती नहीं है वहां, ये रेन शैडो जोन में काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे, इसको आप लिख लीजिएगा। और ऐसे डेजर्ट वाले एरिया में सबसे ज्यादा सरवाइव कर सकते हैं कैक्टस, बुशेस, ये सबसे ज्यादा यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं। और यहाँ पे वाटर बहुत कम होता है, ठीक है, वाटर यहाँ पर बहुत कम अमाउंट में आपको मिलेगा। और इंडिया के बारे में आप लोग जानते हो, मैंने ज्योग्राफी की क्लास में थार डेजर्ट को पूरा कवर कराया था। यहाँ पे थार डेजर्ट में क्या है, कहाँ पे मिलते हैं, वो हमने पूरा पूरा कवर किया हुआ है। तो वही आपको इसमें कवर है, ठीक है। तो ये आपको क्या है, ये थार डेजर्ट है ना भारत का, ये कैसा डेजर्ट है, हॉट। लेकिन हमारे भारत में कोल्ड डेजर्ट भी है, और आप लोग बहुत बेटर बता सकते हो कि हमारे भारत का कोल्ड डेजर्ट कहाँ लोकेटेड है, बताओ भाई। कोल्ड जम्मू डेजर्ट, कश्मीर, लद्दाख। यस लद्दाख। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, कारगिल, स्पीति वैली हिमाचल की, ये लिख लीजिए कोल्ड डेजर्ट के रीजन आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, लेह, लद्दाख, कारगिल एरिया, ठीक है। स्पीति वैली ये कहाँ पे पड़ती है, हिमाचल, यहाँ पे कुछ हिस्सा उत्तराखंड का, सिक्किम का, ठीक है। ये वाले एरियाज में जो है रेनफॉल कम आती है, यहाँ पे रेनफॉल का अमाउंट बहुत कम होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड वेदर भी होता है, और यहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम कोल्ड डेजर्ट जानते हैं। और ऐसे अगर कोल्ड डेजर्ट हुआ तो वहां पर आपको कैसी चीजें मिलेंगी, वहां पे लिख लो, ये आते हैं एग्जाम, यहाँ पे आपको मिलेंगे स्नो लेपर्ड, यहाँ पे आपको मिलेंगे एशियाटिक आइबिक्स, यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्राउन बियर, यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेंगे तिब्बतन वूल्फ, यहाँ पे मिलेंगे तिब्बतन वाइल्ड एस। ये कुछ एनिमल्स जो आपको इस एरिया में मिलेंगे बिकॉज ऑफ द डेजर्ट हियर, कोल्ड डेजर्ट। ये वो एनिमल्स हैं जो कोल्ड डेजर्ट में सरवाइव कर पाते हैं। अब मुझे आप ही से सवाल करना है, क्योंकि आप लोगों का, अगर आप सब लोग कश्मीर या जम्मू से बिलोंग करते हैं, तो लद्दाख का जो एरिया है वहीं की ये करंट अफेयर्स है। स्नो, मैं बता देती हूँ, चलो, स्नो लेपर्ड और जो मैंने यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन लिखे हैं, ये दोनों को जो है स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड जो है वो लद्दाख ने डेजिग्नेट किया है। इससे वेरी वेरी हाई चांस कि आपके KAS के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है, देयर इज अ वेरी हाई चांस।
ठीक है। स्नो लेपर्ड आप सब लोग जानते होंगे। स्नो लेपर्ड, ये स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। ये मिलता भी सबसे ज्यादा यहाँ पर है। कहाँ पर, कौन से नेशनल पार्क में मिलता है, कोई बताएगा? हिमस। बिल्कुल, हेमिस नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये? लद्दाख। ठीक है, एक लिख लो बात, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हेमिस नेशनल पार्क को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज स्नो लेपर्ड। ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके व्हाइट फर होते हैं, इसलिए साफ साफ दिख जाते हैं कि भाई ये वाले जो है ये स्नो लेपर्ड। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है, ये करंट अफेयर भी है और ये इम्पोर्टेंट भी है। स्नो लेपर्ड जैसा जो एनिमल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड साथ ही साथ ये कहाँ कहाँ पे मिलता है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और अभी कवर करवा दूं इसको मैं, क्योंकि फिर हम हमारे पास वैसे भी टाइम कम है, हमें बहुत सारी चीजें कवर अप करनी है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको साइड बाय साइड ये भी चीजें बता दूं। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। स्नो लेपर्ड के बारे में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो पूछे जा सकते हैं। ये कोल्ड एरियाज में मिलता है, वाइट फर होता है इनके आसपास। एंड ये जो है ये मिलते इंडिया में कहाँ है और वर्ल्ड में कहाँ मिलते हैं? वर्ल्ड में ये इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के आसपास मिलते हैं। इंडिया में मिलेंगे, इंडिया के साथ नेपाल आता है, इंडिया के साथ भूटान आता है, इंडिया के साथ पाकिस्तान आता है, इंडिया के साथ अफगानिस्तान आता है। जानते हैं ये सब लोग, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ये तो सारी नेबरिंग कंट्रीज हो गई जहाँ पे हिमालय है, ये पहाड़ों में मिलता है ना। तो पहाड़ों वाली कंट्री तो सिर्फ यही है। उसके अलावा कौन सी है? उसके अलावा है किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान। ये चार में और मिलता है। टोटल 10 हो गई हमारी। इन 10 में आपको ये मिलेगा, इसको आप लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये वैसे मैं आपको करंट अफेयर में भी करवाने वाली थी, बट वही है कि हम यही कर लेते हैं एक ही बात पे। ठीक है, वहां करेंगे यहाँ करेंगे, करना तो है ही हमें कवर, क्योंकि टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। और इंडिया में कहाँ मिलता है? अब इंडिया का लिखो, आपने वर्ल्ड में लिख लिया, नाउ यू हैव टू राइट अबाउट इंडिया एज वेल। इंडिया में कहाँ मिलता है? जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल। ये हाई चांस है, मैं बता रही हूँ, एग्जाम में आने की। उसको बिल्कुल छोड़ के मत जाना किसी भी हालत में, कि करंट अफेयर के रिस्पेक्ट में वेरी हाई चांस की इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है भाई, ये थे स्नो लेपर्ड के बारे में सारे पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और देयर इज अ हाई चांस कि इस पे कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने डेजर्ट शुरू किया था जिसमें आपने इनके बारे में पढ़ा, कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे क्या है, और स्नो लेपर्ड के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चलिए वापस आते हैं, तो कोल्ड डेजर्ट वगैरह आपको इसमें पढ़ना है, क्या कहाँ चीज कहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपने ये 3 कवर करने हैं। ठीक है, एक तो ये 3 रीजन कवर अप करने हैं, और एक चौथा रीजन आपको और कवर अप करना है, वो है तुंद्रा रीजन। कौन सा रीजन? तुंद्रा रीजन। अब तुंद्रा रीजन पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। टेम्परेट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, कॉनिफेरस हो गया। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो तुंद्रा रीजन से आ सकते हैं। अब क्या होता है तुंद्रा रीजन, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये आर्कटिक एरिया में होता है। तुंद्रा रीजन जो बेसिकली है, ये आर्कटिक वाला जो एरिया है ना, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ एक बार, इस पे देखो मैप में। तो सबसे ऊपर आप देख रहे हो ना, ये आर्कटिक ओशन, ये देख रहे हो लिखा हुआ, ये आर्कटिक ओशन। तो सबसे ऊपर का रीजन है ना ये वाला, इस रीजन में आपको मिलेगा सबसे ऊपर वाला रीजन, उसे हम कहते हैं तुंद्रा इकोसिस्टम या तुंद्रा रीजन। ठीक है,
तो सबसे ऊपर वाला इकोसिस्टम जहाँ पे ट्रीज ही नहीं है, समझ रहे हो, जहाँ पे ट्रीज ही नहीं मिलेंगे आप, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, तुंद्रा रीजन। उसको भी आप लिख लीजिए सब लोग। तो ऐसा इकोसिस्टम जहां पर आपको ऐसी चीजें मिलती हैं जहाँ पे आपने देख लिया कहाँ पर, तो इसके एग्जांपल में आप देख लीजिए तुंद्रा रीजन में। ये वो इकोसिस्टम है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ ट्रीज होते हैं एंड ये कवर्ड रहते हैं विद स्नो फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। साल भर में सबसे ज्यादा ये लोग कवर रहते हैं किससे, स्नो से। उसे हम कहते हैं लिख लीजिए यहाँ पर। और तुंद्रा रीजन आर्कटिक रीजन जो है पूरा, वहां पे आपको ये मिलेंगे जहां पर लॉन्ग कोल्ड विंटर्स पड़ते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है, रेनफॉल कम होगा तो दैट मीन्स ऑब्वियसली यहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल भी कम है, तो यहाँ पर जो है ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होगी, रेनफॉल का अमाउंट कम है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलते हैं, जो माउंटेन्स में हमें मिलते हैं, ये पूरा माउंटेन से जो है कवर्ड है ये। वुल्फ हो गए, शीप हो गई, गोट, फॉक्स, ये आपको इस टाइप के यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका तुंद्रा इकोसिस्टम। तुंद्रा, तुंद्रा बेसिकली पता है क्या मीनिंग होता है, तुंद्रा का मतलब ही होता है ट्रीलेस। ये फ्रेंच वर्ड है तुंद्रा, जहां से निकल के आया है ट्रीलेस, ट्रीलेस माउंटेन्स है। यहाँ पे कोई ट्री आपको मिलेगा ही, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना, ये इंडिया में बहुत कम, इंडिया में नहीं मिलते। ये आपको आर्कटिक ओशन के अराउंड जो है वहां पे मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ समर और विंटर होता है, कुछ और सीजन ही नहीं आता है, और कोई आता ही नहीं है सीजन, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा प्लांट प्लांट कुछ है नहीं यहाँ पर, सॉइल भी कुछ खास नहीं है यहाँ पे, कोई एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। और यहाँ के एनिमल्स भी उसी तरीके से अडेप्टेड होते हैं। यहाँ के एनिमल्स भी ना, वो कोल्ड विंटर और बड़े सारे ऐसे करना, एनिमल्स को भी अडेप्ट हो जाती है वो चीजें, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पर तुंद्रा रीजन के बारे में, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो आपके हमने टेरेस्ट्रियल में वी हैव कंप्लीटेड द 4 इकोसिस्टम्स, जिसमें से फर्स्ट इकोसिस्टम जो था वो था यहाँ पर हमने पहले की क्लासेस में जो है फॉरेस्ट कवर किया, फिर ग्रासलैंड्स, फिर डेजर्ट, और फिर स्नो लेपर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। और फिर उसके बाद तुंद्रा रीजन, ये था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड पे मिलते हैं। ये सारे इकोसिस्टम कहाँ है, लैंड के ऊपर। ऐसे ही आपको अब इक्वाटिक, अब पानी में मिलने वाले सिस्टम भी पढ़ने पड़ेंगे। अब होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। पानी में क्या क्या इकोसिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर जिसके अंदर सॉल्ट का जो कंटेंट है, नमक की जो मात्रा है इसमें बहुत कम होती है। सॉल्ट कंटेंट इज लो, कितना, अराउंड 5 पीपीटी। पीपीटी मतलब पर पार्ट्स पर 1000, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे रिवर हो गई, रिवर्स नहीं होती ना खारे पानी वाली, वो सैलाइन वाटर की नहीं होती। लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ठीक है, स्प्रिंग्स हो गई, ये आपको फ्रेश मिलेगा। वही अगर मैं बात करूं मरीन, जहां पर आपको गुड सॉल्ट कंटेंट मिलेगा, मतलब कि 35 पीपीटी और अबव, 35 से ज्यादा मिलेगा। मतलब कि एक ओशन हो गया, कोई सी हो गया, तो वो हमें क्या कहलाएगा, मरीन इकोसिस्टम। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, मरीन इकोसिस्टम, मैरीटाइम बाउंड्री, ये वर्ड सुने ना, वो यहीं से आया है। और तीसरी कैटेगरी होती है ब्रैकिश, जो फ्रेश और मरीन का मिक्सचर होते हैं, जिनका सॉल्ट कंटेंट
5 से 35 पीपीटी के बीच में होता है। 5 से कम वाला फ्रेश हो गया, 5 से 35 वाला ब्रैकिश, और 35 से ज्यादा वाला मरीन हो गया। ठीक है, और ब्रैकिश क्या होते हैं, जैसे कि मैंग्रोव्स, जो कि इंडिया में वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। स्वैम्पी एरिया हो गए, ठीक है, जो दलदल टाइप एरिया होते हैं, जहां पर मतलब ये वो एरिया है जहां पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर मिक्स होता है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके इसको पूरे को समझा देती हूँ। एक बार आप लोग देखो इंडिया का मैप, मैं आप लोगों को एक इंडिया का मैप शेयर करती हूँ, उससे आपको ये पूरा चीज क्लियर हो जाएगी कि ये कहाँ पे मिलते हैं। देखो भाई, इस मैप को देखो सब लोग, ये वाला मैप जो आप देख रहे हो, यहाँ से एक रिवर आई गंगा, ये रिवर ऐसे निकल के आती है गंगा ऐसे। तो गंगा जो रिवर है ना, ये रिवर है, तो ये पानी कैसा होगा, फ्रेश, क्योंकि इसमें सॉल्ट का कंटेंट नहीं है। बे ऑफ बंगाल ये है पूरा ओशन, ओपन है ओशन, तो ये क्या हो जाएगा, मरीन। और जहां पे ये वाली फ्रेश वाटर और ये ओशन मिक्स हो रहे हैं, ये वाला एरिया, ये एरिया जहां पे फ्रेश और मरीन मिक्सचर बन रहा है, उसको हम कहेंगे ब्रैकिश। यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से कोई रिवर आ रही है और यहाँ पे बन जाएगा इधर, यहाँ से रिवर आ रही है, यहाँ ओशन में मिल रही है, यहाँ पे बन जाएगा ब्रैकिश। तो ये ब्रैकिश वाटर यहाँ पे बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, और इंडिया में यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्रैकिश अमाउंट में मिलता है, यहाँ पे मिलते हैं मैंग्रोव्स, जो कि सॉल्ट में, सॉल्टी वाटर में रहने के अडेप्टेड होते हैं। दे कैन लिव इन सॉल्ट वाटर एज वेल। ठीक है, ये आपको फैक्ट इसमें करना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है और पूछ लेते हैं कहाँ पे क्या चीज मिलती है। तो ये एक याद रखना। ठीक है भाई, लिख लिया होगा ये सारी चीजें आपने। ये आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में है। वैसे तो देखो एक्वेटिक इकोसिस्टम में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें और भी चीजें अभी हमें पढ़नी है, वो हम धीरे धीरे करके जो है वो कवर अप करते जाएंगे। इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, क्या क्या न्यूज में चल रहा है, वो हमें साइड बाय साइड वो भी टॉपिक हमें कवर करना है, तो वो भी अभी हम करेंगे, अभी मतलब धीरे धीरे उन पे आते जाएंगे। देखिए भाई, अब इसमें आपको और क्या पढ़ना है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ दोबारा से। ये आपने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर बना हुआ है। अब इस पूरे में जितना भी हमारा एक्वाटिक यहाँ पर बने हुए हैं, इससे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर लेक से। लेक से हो सकता है कोई क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि लेक्स, रिवर्स तो हम ज्योग्राफी में करेंगे, मैं आपको पूरा ज्योग्राफी करवाऊंगी, जो हमारी बात की क्लास होती है उसमें हम पहले उसको कवर करेंगे। इसमें अभी लेक्स का थोड़ा सा हमें पढ़ना है। वैसे मैं उसको आपको ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत बताऊंगी उसमें, क्योंकि ज्योग्राफी एनवायरनमेंट दोनों साथ साथ चलता है। आप अलग अलग से पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों चीजें थोड़ी साथ साथ मिक्सड है, दोनों के टॉपिक्स मिक्स आते हैं। तो लेक के बारे में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, कोई भी एक लेक का नाम बताओ इंडिया, मतलब कोई भी नाम आपको जो पता हो लेक्स वगैरह के बारे में। डल लेक, वल लेक, डल लेक, वल। एग्जैक्टली, सुने हुआ है सबने ये नाम, सबको जानते हैं। डल, डल लेक हो गई, वुलार लेक, सब जानते हैं लेक्स के नाम, इन्हीं को हमें स्टडी करना है। लेक एक ऐसा एरिया होता है जो कि अच्छे खासे साइज का होता है, पूरा वाटर होता है इसमें फिल्ड, और इसके आसपास लैंड होता है। ठीक है, ये लैंड की बीचों बीच बनी होती है। ठीक है, लेकिन इनका जो वाटर होता है ना, वो स्टिल होता है, रुका हुआ पानी होता है, रनिंग वाटर नहीं होता। इन्हें हम कहते हैं लेक्स, इनका रनिंग वाटर नहीं होता, रुकी हुई लेक्स होती है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की लेक मिलती हैं।
हमें आर्टिफिशियल लेक, सॉल्ट वाटर लेक, ऑक्सबो लेक, बहुत अलग अलग टाइप की मिलेगी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? हमसे क्वेश्चन जो भाई लेक्स इंपॉर्टेंट है उन पे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एक सबसे बताओ, आप लोग बताओ, सबसे लंबी लेक इंडिया की कौन सी? मैंने ये ज्योग्राफी की क्लास में कवर किया हुआ है, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ आपसे। लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, ये मैंने ज्योग्राफी की क्लास में किया। आई वॉन्ट रिप्लाई। बताओ भाई, ये तो मैंने ज्योग्राफी क्लास में कवर किया हुआ है। Lunar Lake. नो। यस आमिर, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, ये मैंने क्लास में बताया भी हुआ है। वेम्बानाद लेक, भाई ज्योग्राफी की क्लास याद करो, बताया था उसमें। कहाँ पे है ये? केरला में। इंडिया की लॉन्गेस्ट लेक, सबसे बड़ी लेक है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फ्रेश वाटर लेक तो आई थिंक सबको पता होगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया, वल्लर लेक। यस वुलार लेक। ठीक है, पता होनी चाहिए। ठीक है, हाईएस्ट लेक कौन सी? मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपको बता दूं। पहली तो लॉन्गेस्ट हो गई, दूसरी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वाली हो गई, वुलर, जम्मू। हाईएस्ट कौन सी है जिसकी सबसे ऊपर बनी हुई है? हाईएस्ट लेक कौन सी है? लिख लो, चोलामू गुरुदो। लेक। कहां पर है? सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में यू आर गोइंग टू फाइंड चोलामू लेक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट है, काफी ऊंचाई पे बनी हुई है, तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। क्वेश्चन अब बन सकता है कि ये लेक के बारे में कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये हाईएस्ट लेक है जो कि 6200 मीटर की हाइट पे बनी हुई है। लिख लो ये फैक्ट्स सारे, नॉर्थ सिक्किम में बना हुआ। चलिए भाई, एक क्वेश्चन आप लोग जरा अटेम्प्ट कीजिए सब लोग। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन सीधा पूछा गया था। इनमें से कौन सा पेयर रॉन्गली मैच्ड है? आपके सामने चार नाम लिखे हुए, इनमें से कौन सा पेयर गलत मैच्ड है? पुलिकट, महाराणा प्रताप सागर, भड़काल या सोमोरिरी। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है? बताओ भाई, ऑप्शन मैंने बताए हुए हैं, इसको मैसेज करके फिर आंसर करो इसको। हाँ भाई, रिप्लाई करने की कोशिश करो, बताओ जरा। भाई किसी को आइडिया नहीं है? देखो भाई, लास्ट का जो ऑप्शन है सोमोरिरी, ये रॉन्गली लिखा हुआ है। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो सोमोरिरी लिखा है ये लद्दाख में है, ये नागालैंड में नहीं है। ये लद्दाख की लेक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये वाली जो लेक है इस पे मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लेक के ऊपर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे ही बुलार लेक पे भी क्वेश्चन है। तो हमें ये वाली चीजें जो है वो हम वैसे, ये मैं आपको पूरा रिवर्स का टॉपिक जब उसमें करवाऊंगी, हमारा ज्योग्राफी, तब इसको हम आगे कंप्लीट करें। ठीक है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपको ये सब चीजें पढ़नी है।
क्या क्या नाम है इसमें, क्या क्या लेक्स बनती है, लेक्स के टाइप्स वगैरह वो हम कंप्लीट करेंगे अपकमिंग क्लास में। ठीक है, लेक्स रिवर्स और इन सब में क्या डिफरेंस होता है वो सब भी अभी हम करेंगे। उनको कंजर्व करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए गए हैं वो भी ज्योग्राफी में करेंगे, वो सब ज्योग्राफी के पार्ट में भी आता है। तो उसमें हम इस टॉपिक को करने वाले हैं, तो अभी हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि उसी में हम करेंगे। तो कोरल रीफ्स हो गया, वो भी हमने कर लिया है, वो भी हमारा इसी का पार्ट है सारा। ठीक है भाई, यहां तक अपना इस तरीके से कंप्लीट करना। एक्वाटिक इकोसिस्टम में आपके वेटलैंड्स का टॉपिक भी आता है। ठीक है, इसी में हम क्या पढ़ते हैं, टॉपिक वेटलैंड्स का, क्योंकि ये भी तो पानी के सिस्टम से ही बिलोंग करते हैं। वेटलैंड्स जो है और लेक अलग अलग चीज होती है। वेटलैंड्स इस बार वेरी हाई चांस की क्वेश्चन आएगा, बिकॉज इंडिया में 2 नए वेटलैंड्स को ऐड किया गया है रामसर साइट की लिस्ट। आप में से कोई, मैं वेटलैंड का टॉपिक अभी ही करवा रही हूँ, तो आप में से कोई मुझे बताएगा वेटलैंड्स होते क्या है? एनीवन फ्रॉम यू, किसी को आइडिया वेटलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा हो कभी? किसी को कोई आइडिया नहीं है, वेटलैंड्स कोई नहीं जानता? ठीक है, चलिए मैं बता देती हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं फिर इसको। कवर्ड बाय वाटर, हाँ वो तो होंगे ही, कवर्ड बाय वाटर बिल्कुल होंगे। देखो भाई, ये होते हैं वेटलैंड्स। यहाँ पर ये है इनकी डेफिनेशन। फ्लडेड विद वाटर, कवर्ड विद वाटर, ठीक है, सारी डेफिनेशन बता देते हैं भाई। वेटलैंड क्या होते हैं, ये भी एक वाटर का ही इकोसिस्टम है जो कि बहुत फ्लडेड होते हैं वाटर से, लाइक वाटर ही वाटर इनके आसपास हो, वाटर से पूरा लोकेटेड होते हैं। मार्शी एरिया हो सकता है, सॉल्टी भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है, सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये सब वेटलैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेटलैंड जो है वो क्या देते हैं, वेटलैंड का जो पूरा एरिया बना हुआ होता है, ये आज के समय में बहुत ज्यादा डिप्लीट भी होता जा रहा है। फ्लड प्रोन एरियाज, राइट, फ्लड से भरे हुए, पूरा फ्लड ही फ्लड जो है आसपास इनका आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर टोटली जो है कितना एरिया आता है हमारे इंडिया में, 27,403 वेटलैंड्स है। ऐसे लैंड जो वेट है 27,403, समझ रहे हो, इतना ज्यादा, इतने ज्यादा अमाउंट में हमारे पास वेटलैंड्स। और इनको कंजर्व करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो ये था, जो वर्ल्ड लेवल पे लिया गया था, इंटरनेशनल लेवल पे। उसका नाम है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स। इन वेटलैंड्स को यूज करने का तरीका इसमें लिखा हुआ है कि हाउ वी कैन यूज दी वेटलैंड्स सस्टेनेबल तरीके से। सस्टेनेबल का मतलब होता है जो आप ऐसा यूज करो कि वो आगे आने वाली जनरेशन को भी नुकसान ना पहुंचाए। आप उन वेटलैंड्स का यूज ऐसे कर रहे हो कि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसका उन वेटलैंड्स को प्रयोग मिल सके। तो ये ट्रीटी साइन हुई थी, कहां पर हुई थी, रामसर ईरान में। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, रामसर साइट्स। कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में, वो फटाफट से मैसेज करके जरा बताओ, कितनी रामसर साइट्स मिलेंगी इंडिया में? अभी कितनी हो चुकी प्रेजेंटली? गूगल मत करना, ऐसे ही बताओ। आमिर, करेक्ट आंसर 49। ठीक है, 49 टोटल साइट्स हैं रामसर की इंडिया। हमें इनको भी पढ़ना है क्योंकि इन पे क्वेश्चन किसी भी साइट पे कुछ भी पूछ लेंगे। ठीक है, और इनमें से फर्स्ट साइट जो हमारी रामसर साइट में लिस्ट हुई थी, रामसर साइट में लिस्ट होने का मतलब होता है कि वो वाली जो लैंड है उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है, उसको और बेटर तरीके से यूज करना है। क्योंकि वो वाले जो पूरे लैंड होते हैं ना वेटलैंड, वहां पे बहुत सारी बर्ड्स भी आती हैं, बहुत सारे प्लांट्स एनिमल्स, उस एरिया को प्रिजर्व करने के लिए यूज किए जाते हैं।
तो ऐसा होता है ना कि हमें इनको बहुत कंजर्व करने की जरूरत है। इसमें से एक एरिया है चिलिका लेक। कहाँ पे है चिलिका लेक? ओडिशा। ये पहला वेटलैंड था जो कि रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था। यूपी में सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 7 नहीं है, बढ़ गए हैं, 9 हो चुके हैं। यूपी में मैक्सिमम आपको मिलेंगे और ये आपको पता होना चाहिए। ये है रामसर साइट्स। 2 फरवरी 1971 को ये समिट जो आपको भी पढ़ रहे हो, जो रामसर वाला आपको मैं बता दूं कि एक जो है कन्वेंशन इनकी हुई थी, वो 2 फरवरी 1971 को हुई थी। वर्ल्ड वेटलैंड डे के नाम से एक कन्वेंशन हुई थी और इस कन्वेंशन के अंदर जो है साइट्स को लिस्ट किया गया था। ठीक है। वर्ल्ड की पहली साइट कोबूर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की थी, लेकिन इंडिया की पहली साइट कौन सी थी? चिलिका लेक, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा की पहली चिलिका लेक जो थी वो यहाँ पर इंक्लूड की गई थी। और सबसे ज्यादा साइट्स कहाँ पर है? यूरोप में है मैक्सिमम साइट्स। इंडिया में 49। आपने लिख ही लिया है ना, इंडिया में 49 रामसर साइट्स इंक्लूड। ये सारे फैक्ट्स लिख लो अपने नोट्स में। वैसे मैं आपको शेयर तो कर दूंगी पीपीटी, पर फिर भी आपको इनको लिखना है और एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो भी अगर पढ़ना। ठीक है। वर्ल्ड में कितनी साइट्स हैं ये भी लिख लो, क्वेश्चन आता है। देयर आर अराउंड 2400 साइट्स इन वर्ल्ड। वर्ल्ड में 2400 के करीब साइट्स हैं, जिसके अंदर से 49 इंडिया। ठीक है। हमें इसमें डाल दिया, इसका मतलब कि हमें उनको स्टॉप करना है जो उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है या उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, हमें उसको बचाने के लिए यूज करना। ठीक है। फ्लड के अगेंस्ट हमें उसको यूज करना है। तो ये साइट्स हैं। और रिसेंटली जो अभी 2 फरवरी गया था, आपने करंट अफेयर में भी देखा होगा, 2 फरवरी जो अभी गया था उसमें 2 साइट्स को ऐड किया गया है। कहाँ पर है वो 2 साइट्स? इनको भी आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लो। 2 साइट्स रिसेंटली ऐड हुई हैं। पहली है खिजाड़िया और दूसरी है बखीरा। खिजाड़िया कहाँ है? गुजरात में। और बखीरा कहाँ पर है? यूपी में। ठीक है। तो पूरे साउथ एशिया में इंडिया टॉप करता है इसमें 49 साइट्स के साथ। पूरे साउथ एशिया में कहीं पर भी नहीं है इतनी ज्यादा साइट्स। इंडिया की 49 साइट्स है। ठीक है। और इसी के साथ साथ लार्जेस्ट रामसर साइट्स कौन सी है? सुंदरबन, स्वयंबना। मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है कुछ रामसर साइट्स की पिक्चर जो आपको मिलेंगी। ये है रामसर साइट, जिसमें से जम्मू कश्मीर में से कौन सी साइट आती है? जम्मू कश्मीर में से आती है फोकीरा, वुलार, सुरिनसार, मानसर। ये तीनों साइट्स हमारी कहाँ से हैं? जम्मू कश्मीर से। लिख लीजिए, जम्मू कश्मीर का तो आपको पढ़ना ही है वैसे। जम्मू कश्मीर में से 3 रामसर साइट्स हैं, वुलर, फोकीरा और सुरिनसर, मानसर। ठीक है। तो होकीरा कब हुई थी? होकीरा को डिक्लेयर किया था, ये होकीरा को डिक्लेयर किया था 2005 में। और सुरिनसार को भी 2005 में। ये बन सकता है क्वेश्चन कब डिक्लेयर हुआ है। और वुलार को डिक्लेयर किया था 1990 में। ये फैक्ट्स मत भूलिएगा, मत भूलना ये फैक्ट्स बिल्कुल। हाँ भाई, अब आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग वहां रहते हैं तो यू माइट बी नोइंग इट बेटर। आप लोग मुझे बताएंगे आपको होना चाहिए इन तीनों में से, सुरिनसार, होकीरा और वुलार में से, तीनों में से सबसे ज्यादा एरिया किसका है? बताइए भाई, जो भी यहाँ पे आवाज किसी की मुझे नहीं आ रही समझ में, आप लोग मुझे टेक्स्ट करके भी बता सकते हैं। इन तीनों में से सबसे मैक्सिमम एरिया किसका?
Pukera, नो, यस आंसर इज वुलार। वुलार का एरिया सबसे मैक्सिमम है, लिख लीजिए। इसमें से वुलार का एरिया मैक्सिमम है। सेकंड जो है इसके अंदर वो आएगा होकीरा का, सेकंड लार्जेस्ट, मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रही हूँ, और सुरिनसार का थर्ड है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए लद्दाख का, इसमें नहीं लिखा हुआ पर आप लिख लीजिए लद्दाख के बारे में, क्यों आप बिल्कुल पड़ोसी है तो लद्दाख का पता होना चाहिए। दो है यहाँ पर, सोमोरीरी जो अभी बताया था ना, लेक वही पूछी थी आपसे माजदा कॉलोनी में, वो वाली। और दूसरी है कौन सी, सोकर, सोकर वेटलैंड। ठीक है भाई, ये आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की पहली कौन सी, वो लिखवा दी, वो याद रखिएगा। पर्पस क्या है डिक्लेयर करने का, ताकि जो भी इतना लॉस होता जा रहा है इन साइट्स का वो स्टॉप किया जा सके। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें करके स्टॉप किया जा सके। और इन्हीं में एक और नया पॉइंट आता है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड क्या होता है, ऐसे एरिया जिनको इमीडिएट अटेंशन की जरूरत है। ठीक है, जिन पे हमें इमीडिएट अटेंशन लगाने की जरूरत है, उन्हें हम कहते हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में आई हुई चीजें। ठीक है, जिनको अभी अभी ही हमें ध्यान देने की जरूरत है, स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है, इंडिया की इसके अंदर क्योलादियो और लोकटक, कहाँ पे है क्योलादियो, क्योलादियो इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड लोकटक इज सिचुएटेड इन मेघालय, मणिपुर। तो ये दोनों साइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है भाई, लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। और यूपी में सबसे मैक्सिमम साइट्स है, पहली चिलिका लेक थी और यूपी में वैसे सबसे ज्यादा साइट्स है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट करो। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इस वाले टॉपिक में इसको और आगे कंप्लीट करेंगे। सारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लिखे हैं आज। और तो इससे जो अभी हमने लास्ट कंप्लीट किया रामसर साइट, इससे देयर इज अ वेरी हाई चांस की क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लो, बाकी का कल की क्लास में इसके आगे कंप्लीट करते हैं। और अभी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी, यही वाली क्लास जो आज हुई है यहीं तक होगा। बाकी आप लोगों की जो आगे क्लासेस नहीं परसों के बाद से, एक मॉर्निंग में रहेगी और एक अभी 10:30 वाले टाइम पे रहेगी। ठीक है, जो अभी एक एनवायरमेंट की ये वाली क्लास है मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कर लेना, ये नोट्स मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी ये वाले। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, जरा पहले बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी से मैसेज कर दो। मैम आज ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी? नहीं, अभी ज्योग्राफी की क्लास नहीं हो पाएगी। मैम करंट के लिए भी कोई क्लास नहीं लग रही है मैम। करंट के लिए लगेगी, सर ने मुझे बोला करंट के लिए भी, तो हम संडे को करंट की क्लास लगा सकते हैं। संडे को एक्चुअली जो मैं है आपका मॉर्निंग से ही क्लासेस होगी, मॉर्निंग से थोड़ा लंबा चलेगा क्लासेस का, मॉर्निंग और नाइट दो में रहेगी, मतलब 4 आवर्स की क्लासेस रहेगी, जिसमें एक रहेगा करंट अफेयर का, बाकी ज्योग्राफी और एनवायरमेंट का। ठीक है, तो और थोड़ा मैम ज्यादा में। हाँ बोलो। मैम मैंने हिस्ट्री सर को बोला था, वो 2 घंटे की क्लास होती है मैम हिस्ट्री की। अच्छा, मैम उतना वो बड़ा ज्यादा हो जाता है क्लास, फिर मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते 1-1.5 घंटे के बाद। तो आप बोल दो सर को कि कम कर दीजिए, सर से बात कर लीजिए। 2 घंटे से खाली मैम वो सिलेबस कवर हो जाता है, बाकी फिर समझ में कुछ नहीं आता। समझ नहीं आ पाता, ये बात है। अच्छा, हिस्ट्री वाले सर का क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
1 घंटा ठीक क्लास है मैम, मतलब वो बढ़िया पढ़ाते हैं सर, लेकिन फिर कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है, मतलब अब अच्छा 3 मीटिंग ठीक ज्वाइन है। करनी पड़ती है, 3 बार कट ऑफ करके फिर ज्वाइन करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब उस उनका वो क्लास में मैम कॉन्टिन्यूअस मैम नहीं चलता? मैम उस क्लास में खाली सबसे कम बच्चे उसी क्लास में होते हैं। मुझे लगता है रीजन यही है, 2 घंटे कोई नहीं टिक पाता है क्लास में। हाँ अब दो ठीक घंटे है। कौन पढ़ाए, कौन मतलब समझ सकता है क्लास। हाँ ये भी दिक्कत रहती है, कॉन्टिन्यूअस 2 घंटे, 3 मीटिंग को 40-40 मिनट में ओवर हो जाती होगी ना? मतलब 4 बजे से 6 बजे मैं बीमार हो जाता हूँ एक ही जगह पे। अच्छा। 4 बजे मैं से 6 बजे 2 घंटे की क्लास, मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाती है मैम फिर। मैं एक बार ना यूनुस सर से कहती हूँ कि हिस्ट्री वाले सर से बात करेंगे कि 1 सवा घंटा या 1.5 घंटे तक रखे, ताकि थोड़ा, चाहे 2 बार क्लासेस लेने पर लगातार नहीं है तो बच्चे पढ़ नहीं अगर पाते 40 हिस्ट्री। मिनट की अगर 40 मिनट की 2 होंगी 2 मीटिंग, फिर वो भी ठीक है। हाँ, क्योंकि वो फिर वो हो जाता है ना कि इतने स्क्रीन के सामने बैठ के भी प्रॉब्लम हो जाती है, और ऊपर से हिस्ट्री कंसंट्रेशन जैसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री थोड़ा सा मैम हो वो जाता है वो बोरिंग सा। वैसे भी बोरिंग ही होता है, मतलब हाँ हिस्ट्री ऊपर से होता भी 2 बोरिंग घंटे है। की क्लास, मतलब वहां फिर बंदे को पता ही नहीं चलता है मैं पढ़ क्या रहा हूँ। हाँ कभी शाहजहां, कभी अकबर, कभी उधर से औरंगजेब आता है, फिर पता ही नहीं लगता है मैं कहाँ हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं एक बार ना सर से बात करती हूँ, यूनुस सर ओके से, मैम, कि थैंक वो यू। हिस्ट्री वाले सर से बात करके थोड़ा सा अरेंज करा दूंगी इस चीज को। ठीक थैंक है। यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके। और कोई किसी को कुछ डाउट या कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप लोग बता सकते हो, किसी भी चीज के बारे में। चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो यहाँ तक ओवर करते हैं, इसके बाद का कल की क्लास में करते हैं, ठीक है। बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye, ma'am. Thank you.